बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपनी अच्छी सेहत में रहें। तो आज का जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को पहचानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वर्ड एंजाइम जो है इस पर हम थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं, थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं कि ये वर्ड एंजाइम कहाँ से आया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ड एंजाइम है ये आप देख सकते हैं। ये जो वर्ड एंजाइम है ये असल में ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड से आया है। किससे? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड से आया है। दो वर्ड हैं, सही। एक इसमें है इन, और इन का मतलब है आई एन, सही। इस तरह जाइम का मतलब है ZYME, का मतलब है यीस्ट। ये इसलिए कि हमारे पास जो एंजाइम पहले पहले वो डिस्कवर हुए थे वो ईस्ट के अंदर डिस्कवर हुए थे। तो इन ईस्ट, ये इससे निकला है ये एंजाइम का वर्ड। इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री भी बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में इसका क्या है देखें। सबसे पहले इसकी किस चीज़ पे बात कर लेते हैं, हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? दो साइंटिस्ट इसके बारे में हैं, सही। सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया था वो फ्रेंच केमिस्ट था। क्या था जी? फ्रेंच केमिस्ट था। फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था एनसेलिम पाइन। एनसेलिम एनसेलिम पाइन उसका नाम था। समझ में बताइए, PAYEN, एंसेलिन पाइन इसका नाम था। इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, लेकिन नाम इसने नहीं दिया था। 1833 में सबसे पहले उसने ये डिस्कवर किया था और इसी ईस्ट के अंदर किया था। और जो जो एंजाइम इसने डिस्कवर किया था, जो केमिकल इसने डिस्कवर किया था, वो कौन सा वाला था? इस साइंटिस्ट ने जो किया था वो डायास्टेज था। डायास्टेज, डायास्टेज हमारे पास वो एंजाइम था जो डिस्कवर हुआ था, लेकिन नाम इसने नहीं दिया था, सही। फिर क्या हुआ, एक जर्मन इसी चीज को जब जर्मन स्टडी कर रहा था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, जिसका नाम था विल्हेम कोन। विल्हेम विल्हेम कोन। इसने 1877 में इसको ये नाम दिया था। ये जो नाम पड़ा हुआ है ना, ये नाम, तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम असल में इसने दिया था। ये जो यहाँ पर आप लोग नाम देखते हैं ना कि कहाँ से आया है, ये नाम विल्हम कोन ने दिया था। ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, सही। सबसे पहले उसने वर्ड एंजाइम का इस्तेमाल किया। तो ये तो इसका हमारे पास क्या था, ये तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में था। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका डिफिनीशन हमारे पास क्या है? तो इसका डिफिनीशन हमारे पास बड़ा सिंपल है, सही। यहां पर हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। क्या है इसका डिफिनीशन? दी कंप्लेक्स complex organic compounds, the complex organic compounds, या हम इसको कंपाउंड भी कहते हैं,
हम इसको सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। सही, जो क्या है, विच आल्टर, विच आल्टर, आल्टर का मतलब है चेंज, विच चेंज द रेट ऑफ, द रेट ऑफ, सही, ऑफ एन ऑलरेडी, एन ऑलरेडी इनिशिएटेड या स्टार्टेड, इनिशिएटेड मतलब एक रिएक्शन पहले से स्टार्ट था लेकिन स्लो चल रहा था, इनिशिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, क्लियर है, विदाउट, विदाउट itself, okay, being altered, being altered permanently, मतलब ये खुद परमानेंटली कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, कुछ वक्त तक ये यूज हो जाता है लेकिन यूज्ड अप नहीं होता, कंप्लीटली चेंज नहीं होता, यूज हो जाता है लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन वापस उसी सूरत में मिल जाता है जिस तरह आपने इसको डाला है या जिस तरह ये उसमें शामिल हो चुका होता है, बिल्कुल उसी सूरत में स्टार्ट में जिस तरह डाला जाता है या शामिल होता है उसी तरह हमें मिल जाता है। ओके, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास है, क्लियर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है, क्लियर है। सादा सी डिफिनीशन है, ज़्यादा बात नहीं है। द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स यहाँ पर हमारे compounds are substances which alter the rate of an already initiated biochemical reaction without itself being altered permanently। खुद इसमें परमानेंटली चेंज नहीं होता लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन जो ऑलरेडी स्लो चल रहा होता है उसको तेज कर देता है। ओके, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। सही, मैं इसकी डिफिनीशन को थोड़ा सा इनक्लोज करता हूँ ताकि इस पेज पे होने वाला बाकी काम इससे थोड़ा अलग दिखाई दे। ये इसकी डिफिनीशन है, सिंपल सी डिफिनीशन है। इसके बाद हमारे पास डिफिनीशन है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है लेकिन इसकी हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, इस डिफिनीशन की भी और साथ में और चीज़ों की भी थोड़ी क्या करते हैं, इसकी थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या चीज़, एक्सप्लेनेशन, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ में बात आई। तो हमारे पास याद रखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑल टाइम 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन वो चल रहे होते हैं। क्या होते हैं, ऑल टाइम, उसमें देखें, देखें यहां पर मैं आपको करता हूं, ऑल टाइम, ऑल टाइम्स उनमें क्या चल रहा होता है, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो चल रहे होते हैं और इन जो केमिकल रिएक्शन इनके अंदर चल रहे होते हैं इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा। जो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं इनका ताल्लुक होते हैं ऑब्टेनिंग एनर्जी के साथ। लिविंग थिंग इससे अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, ऑब्टेनिंग एनर्जी के साथ। ये फर्स्ट हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सही,
उनका फर्स्ट हमारे पास एम जो होता है, मकसद वो ये होता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें चीज़ें बनती हैं। क्या बनती है? चीज़ें। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। दूसरे हमारे पास वो होते हैं जो अमाइनो एसिड वगैरह या दूसरी चीज़ें, फैटी एसिड वगैरह मिलते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, और पॉलीमर से फिर क्या बनते हैं? सेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो दूसरे किस्म के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। स्ट्रक्चरल मटेरियल्स उसमें बनता रहता है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज़ को, सही है? मिसाल के तौर पर क्या? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स है वो, फॉर एग्जांपल जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल हैं, मटेरियल्स है प्रोटोप्लाज्म, आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उसमें बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स हैं, मतलब गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, या हमारे पास क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होती है। इनके अलावा हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं? डाइजेशन वाले। डाइजेशन जिसमें आप लोग पॉलीमर्स खा लेते हैं और फिर पॉलीमर्स के जो बांड हैं वो टूटते हैं एंजाइम्स की मौजूदगी में और साथ में वाटर के ज़रिए, और वो स्मॉलर यूनिट्स में चेंज होते हैं, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वेलाइज हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसमें वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सके। तो इसके लिए वो क्या टूटते हैं, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ भी होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये भी हमारे पास हो जाए। इस तरह हमारे पास एक और चीज़ है, एसिमिलेशन। क्या चीज़ है? एसिमिलेशन। जो खुराक जलनी है वो जल जाती है, और जो नहीं जलती वो पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाती है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ किसके साथ जुड़ी है? ये फूड के साथ जुड़ी है। किसके साथ? फूड के साथ। तो आप कह सकते हैं कि इसमें डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, ये तीनों। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको हम कहते हैं 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो ऑल टाइम चल रहे होते हैं। अब उनके लिए क्या चाहिए होता है? उन सब के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए होता है, सही? ये इन सबको चलाने के लिए, समझ में, इनके अगर हम देखें, ये जो 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके देता हूं, ये देखिए, ये जो हमारे पास 100 ऑफ, ये जो 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, इनकी अगर हम नेचुरल स्पीड को देखें तो नेचुरली ये वेरी स्लो होते हैं, इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है। क्या है जी? नेचुरली दीज आर वेरी स्लो, ये स्लो चल रहे होते हैं, और उसकी स्पीड बॉडी के ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी को जो इतनी एटीपीज मिलती है या जितनी मटेरियल्स मिलने हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, उनके मुताबिक वो नहीं चल रहे होते, लिहाजा उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो कुदरत ने ये निज़ाम पैदा किया, अल्लाह ने ये निज़ाम पैदा किया है कि इनके स्पीड को ज़्यादा करने के लिए, टू, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, to make them fast, to make these reactions fast, to make these reactions, these bioreactions fast। इनको फास्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? नेचुरल कैटलिस्ट मौजूद होते हैं। आमतौर से हम एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं ना, तो जिस चीज़ से हम स्पीड को बढ़ाते हैं उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो बॉडी के अंदर तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहाँ तो कुदरत प्रोवाइड करता है, अल्लाह प्रोवाइड करता है, तो उसको हम नेचुरल कैटलिस्ट कहते हैं। नेचुरल कैटलिस्ट। और वो नेचुरल कैटलिस्ट हमारे पास क्या है? सबको पता है, वो हमारे पास है एंजाइम्स। वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास है
एंजाइम्स। सही, ये हमारे पास है। ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो एंजाइम्स हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको कुछ वो प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो बात ये है कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो मोस्टली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। क्या होते हैं जी? प्रोटीनेशियस। मोस्टली, सारे नहीं, ओके। मोस्टली ये क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। दूसरी उनमें क्या बात होती है ऐसी, वो होते हैं सॉल्युबल। या तो सॉल्युबल होंगे या कोलॉइडल होंगे। समझ में बात आई? या तो वो डिजॉल्व हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। कुछ हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो याद रखिए, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मतलब ये नहीं कि उसका टूट जाना, ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। इस सॉल्युबल का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर अपने टारगेट तक पहुँचना, जिसको हम दूसरे सेंटेंस में क्या कहते हैं? कोलॉइडल। मतलब बहुत छोटे छोटे अपने हिस्सों में बढ़ जाना। सही। और याद रखिए ये कभी टूटते नहीं है। मैं इस लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या है ये? नॉन हाइड्रोलाइजेबल। क्या है जी? ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, वाटर से ये टूटते नहीं है। अच्छा जी, इनमें नाइट्रोजन का जो कंटेंट है, क्योंकि प्रोटीनेशियस है तो लाजमन बात यह है कि उसमें नाइट्रोजन होगा 16% तक, इसमें ये नाइट्रोजन होता है। सही। और जितने भी एंजाइम्स है बाहर से नहीं आते बल्कि ये बॉडी खुद बनाती है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। ये जिस बॉडी की भी ज़रूरत होती है एंजाइम की, वो क्या करती है? तैयार करती है, बाहर से नहीं लेती। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ थी एंजाइम्स की ना, तो आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हमारे पास ये है कि एंजाइम को हम लिविंग बॉडी से आइसोलेट या प्रिसिपिटेट भी कर सकते हैं। समझ में बात आई? मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। हम अगर एंजाइम्स, हम बॉडी से सॉल्यूशंस ले लें, सही, तो हम उन सॉल्यूशन से, याद रखें, एंजाइम्स को हम आइसोलेट और प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। हम इनको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं, ओके। कहाँ से? फ्रॉम सेल सोल्यूशन, फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म या सेल सोल्यूशन से हम इसको, और जब हम इनको आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इसको अलग कर लेते हैं, तो ये वही फंक्शन करते हैं जिस फंक्शन का ये एंजाइम होता है, मतलब कि स्टार्च को तोड़ने वाला। तो हम स्टार्च पे डालते हैं तो वहाँ पर वही वही फंक्शन करता है, परफॉर्म सेम फंक्शन। याद रखें, ये अगर हम आउटसाइड द बॉडी उसी चीज़ पर डाल दें तो क्या करता है? परफॉर्म सेम फंक्शन। सही। सही। परफॉर्म्स परफॉर्म सेम फंक्शन आउटसाइड द बॉडी। तो मतलब कि जब एंजाइम रिलीज हो जाए सेल्स से, तो उसके बाद वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, वो जाके अपना काम कर देते हैं। वही काम अगर आप उसको बाहर ले आते हैं बॉडी के और उसी चीज़ पर डाल लेते हैं, अपने सबस्ट्रेट पे डाल लेते हैं, तो उसको क्या कर लेता है? कैटालाइज कर लेता है, बिल्कुल सेम वे से। सही। आउटसाइड द बॉडी वही फंक्शन करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। सही। एंजाइम जब फंक्शन करती है ना, एंजाइम, इस बात से, इस चीज़ से, देखिए ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या करती है?
फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती है। यहाँ से जाहिर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि एंजाइम क्या है, फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये किसी के इख्तियार या कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, इसका रिलीज इख्तियार में होता है, इसका रिलीज वो ब्रेन या न्यूक्लियस के इख्तियार में होता है, लेकिन जब एक मरतबा रिलीज हो जाए तब ये जो फंक्शन करता है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। सही, किसी के ऑर्डर को फिर वो नहीं मानता। अच्छा, तो हमारे पास ये तो बातें हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है कि आप एंजाइम को अपने फंक्शन से हटा भी सकते हैं। जब आप एंजाइम में थोड़ा बहुत चेंज ले आते हैं, कम से कम कुछ बांड वगैरह, हाइड्रोजन बांड खासकर तोड़ देते हैं, तो फिर वो उसका नेचर चेंज हो जाता है और अपना फंक्शन नहीं करता। इस चीज़ को, कुछ बांड्स तोड़ने को कहते हैं डीनेचुरेशन। मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। सही, ये हमारे पास, अगर आप उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डीनेचर कर लेते हैं। सही, जब आप इसमें क्या कुछ बांड्स तोड़ लेते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, ब्रेक सम बॉन्ड्स आप कर लेते हैं ना, स्पेशली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा से ना वीक होते हैं ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से थोड़ा वीक होते हैं खास। तो इससे क्या हो जाता है, ये डीनेचर हो जाता है, एंजाइम क्या हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, और फिर ये क्या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। क्या है, ओके, जो एंजाइम्स हैं डू नॉट परफॉर्म, ओके, दे आर स्पेसिफिक, दी स्पेसिफिक फंक्शन, जो इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसको फिर ये परफॉर्म नहीं करता, ये परफॉर्म नहीं करता, डीनेचर हो जाता है ये, और इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डीनेचर कर सकता है, तो हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डीनेचर कर सकता है। सही, इसके अंदर बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एक ये कर सकता है। दूसरा हमारे पास है हाई या लो पीएच, हाई, ज़रूरी नहीं कि हाई, हाई या अपने हाथ से लो पीएच। तो ये दूसरी चीज़ है, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है जिससे डीनेचर हो जाता है और अपना फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता। समझ में आता ही ना। अच्छा जी, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि क्या कर सकते हैं हम, एंजाइम हम बॉडी से आइसोलेट या प्रिसिपिटेट कर सकते हैं, और ये फंक्शन हम किस ज़रिए से कर सकते हैं, ये फंक्शन, ये काम हम कर सकते हैं आम प्रोटीन को जो प्रिसिपिटेट करने वाले एजेंट्स होते हैं ना उसी से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एंजाइम भी प्रोटीन्स ही होते हैं ना। तो जो प्रोटीन्स को प्रिसिपिटेट करने वाले रिएजेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, उन्हीं के ज़रिए हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सही, यूजुअल किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, यूजुअल प्रोटीन, हाँ, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट्स, आम प्रोटीन को जो प्रिसिपिटेट करने वाले एजेंट्स हैं उन्हीं के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। समझ में बात आई, ये हमारे पास बातें हैं। एक बात हमारे पास रहती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ।
हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या है हाईली स्पेसिफिक होते हैं? इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज, सही ना, या कैटालाइज ओनली वन सबस्ट्रेट। इसका मतलब है वन एंजाइम, एन एंजाइम कैन catalyze, okay, only one substrate, only one substrate, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कर सकते। सबस्ट्रेट क्या होता है, मेन मॉलिक्यूल जो एंजाइम उस पर काम करके काम करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल, मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकते हैं। इस तरह नहीं कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए और इसके लिए एंजाइम ए चाहिए, और अगर एंजाइम ए नहीं है तो आप चलो एंजाइम बी भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर सबस्ट्रेट ए है तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम ए ही उसको कैटालाइज कर सकता है, अदरवाइज वो कभी भी कैटालाइज नहीं होगा। तो ये हमारे पास अपने फंक्शन में बिल्कुल स्पेसिफिक है। ओके, तो ये कुछ बातें थी इस के मुतालिक, और कुछ ख़ास बात नहीं है। चले, थैंक यू सो मच।